पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्रोलिक टरबाइन में, उसमें हम लोगों ने पेल्टन व्हील देखा जो कि टेंजेंशियल फ्लो का एग्जाम्पल था। फिर हम लोगों ने फ्रांसिस टरबाइन देखा जो कि रेडियल फ्लो का एग्जाम्पल था। और अगला जो टरबाइन हम लोग ले रहे हैं वो है प्रोपेलर एंड कैप्लन टरबाइन। ये एक्सियल फ्लो का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर हम प्रोपेलर कैप्लन टरबाइन की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन शुरुआत के क्लासेस में हम लोगों ने किए, उन क्लासिफिकेशंस के आधार पर देखें तो कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन को सबसे पहले हम किस कैटेगरी में रखेंगे? रिएक्शन टरबाइन के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि इसमें भी स्पाइरल केजिंग है और केजिंग की मदद से हमें क्या मिलता है? चेंज इन प्रेशर एनर्जी। और साथ में गाइड वेन्स लगे हैं। गाइड वेन्स क्या करते हैं? प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है? इसका मतलब इस वेन्स के ऊपर, रनर वेन्स जो हैं, इन रनर वेन्स के ऊपर प्रेशर एनर्जी में भी चेंज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी में रखा गया। दूसरा, अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में हमें क्या क्या चीजें दिख रही भाई? एक तो स्पाइरल केजिंग है, देन गाइड वेन्स, रनर वेन्स, बॉस और हब, और इसी के ऊपर क्या लगा हुआ है? शाफ्ट, और फाइनली ड्राफ्ट ट्यूब। चूंकि एक रिएक्शन टरबाइन है, आउटलेट का जो प्रेशर हो जाता है वो नेगेटिव ना हो, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्लो को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब के अलग फायदे भी हैं। जब टरबाइन मेंटेनेंस में होता है, इंस्पेक्शन में होता है, तो हम नीचे से जाकर के उसमें क्या कर सकते हैं? टरबाइन का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक ना, साफ सफाई में भी ये मदद करता है। ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अंदर जाके साफ सफाई भी आसानी से कर सकते हैं। तो ड्राफ्ट ट्यूब कई मामले में हमारी मदद करता है। एक तो ये हेड को बढ़ाता है, हेड बढ़ने के साथ साथ हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। दूसरा, एटमॉस्फेयर से ये सिस्टम को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ठीक ना, इंस्पेक्शन और साफ सफाई में भी मदद करता है। एक क्लास हम लोग कंप्लीटली लेंगे ड्राफ्ट ट्यूब का, क्योंकि इसमें देखिए ड्राफ्ट ट्यूब मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है। तो एक क्लास कंप्लीटली ड्राफ्ट ट्यूब की अलग चलेगी, जिसमें हम ड्राफ्ट ट्यूब, टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब और इसके बेनिफिट्स को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ड्राफ्ट ट्यूब से आते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर एक अलग सेक्शन हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ और चीजें हैं। नाम में आप देख रहे हैं, नाम दिया है प्रोपेलर एंड कैप्लन। यहां पर एक चीज हमने मेंशन की है कि नंबर ऑफ रनर वेन्स। ये जो वेन्स है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 से 6 के बीच होनी चाहिए। 3 भी हो सकता है, 4, 5 और 6 तक हो सकता है। इसमें हमें जो एफिशिएंसी मिलती है, ओवरऑल एफिशिएंसी, वो मैक्सिमम मिलती है ना। चूंकि ये एक्सियल फ्लो का एग्जांपल है। एक्सियल फ्लो यानी फ्लो पैरेलल टू दी एक्सिस। अब एक्सिस किसका लेंगे भाई? शाफ्ट की एक्सिस। ये जो शाफ्ट है, इसका ये क्या है? हमारा एक्सिस। इस एक्सिस के पैरेलल फ्लो होना चाहिए, इन भी पैरेलल और आउट भी पैरेलल। अब देखेंगे जरा, कहेंगे सर गाइड वेन से जो वाटर इन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? रेडियल डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक ना, जबकि आउट किस में हो रहा है? एक्सियल। तब तो ये मिक्स फ्लो का एग्जांपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम फ्लो को देखते हैं तो फ्लो हमेशा हमें देखना होता है रनर वेन्स के ऊपर। रनर वेन्स ये है ना, इसके ऊपर जब ये इन हो रहा है तो कौन से डायरेक्शन में हुआ है? एक्सियल। और आउट हुआ तो भी क्या हुआ? एक्सियल। टरबाइन में और केजिंग में कैसे इन कर रहा है, गाइड वेन में कैसे इन कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। याद कीजिए, मिक्स फ्लो, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन को हम लोगों ने मिक्स फ्लो को एग्जांपल में रखा था, और वहां पर मैंने एक चीज मेंशन कराई थी कि मिक्स फ्लो जो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन होती है, वहां ब्लेड का एक स्पेशल शेप होता है। वो पहले रेडियल होता है और बाद में क्या हो जाता है? एक्सियल हो जाता है। इसलिए उसको मिक्स फ्लो में रखा गया। जबकि यहां पर जो फ्लो है, हमें सिर्फ रनर वेन्स के ऊपर देखना है, यहां से कैसे इन हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। जो टरबाइन के वेन्स हैं उनके ऊपर फ्लो कैसे हुआ, ये डिसाइड करता है कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है। तो यहां पर रनर वेन्स के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में ही इन हुआ है। अगर आप यहां पर देखें तो ये एक्सियल में इन हुआ और एक्सियल में ही क्या हुआ? आउट हुआ। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया? एक्सियल फ्लो टरबाइन।
और ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्सिस ऑफ दी शाफ्ट। क्लियर है। इसी शाफ्ट के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, यहां पर क्या लगा देते हैं, जनरेटर या फिर अल्टरनेटर जो भी कहें। जब ये घूमता है तो शाफ्ट के ऊपर पावर मिलती है और यहां पर जनरेटर लगा दिया जाता है, जिससे कि जनरेटर घूमता है और बिजली में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका डिजाइन है। तो फिर से वापस आते हैं क्लासिफिकेशन पे। पहले तो एक चीज क्लियर हुई कि ये क्या है, रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि यहाँ गाइड वेंस भी हैं जो प्रेशर को काइनेटिक में कन्वर्ट करते हैं, और केजिंग है जिसके कारण प्रेशर एनर्जी में चेंज आता है, जिससे टरबाइन के रनर वेंस के ऊपर काइनेटिक के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी उपलब्ध होती है, और इसलिए इसको हम रिएक्शन टरबाइन की कैटेगरी में मेंशन करते हैं। ठीक है। दूसरा फ्लो। फ्लो क्या है, कैसा है भाई, रनर वेंस के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में है, विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, इसलिए इसको हम लोग एक्सियल फ्लो टरबाइन की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन भाई बात करें, हेड एंड डिस्चार्ज। जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने बात की थी कि प्रोपेलर और कैप्लन लो हेड टरबाइन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक ना। और लो हेड को हम कहां से कहां तक मेजर करते हैं भाई, 60 मीटर से नीचे, 60 बिलो 60 मीटर जो हमारा हेड था वो क्या था, लो हेड की कैटेगरी में था। तो जब हेड आपका लो होगा तो किसको ज्यादा रखना पड़ेगा, डिस्चार्ज। ठीक ना। तो ये जो इसको जिस कैटेगरी में हम लोग मेंशन करते हैं वो लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज। तो प्रोपेलर तथा कैप्लन एक लो हेड बट हाई डिस्चार्ज टरबाइन होती हैं। और अगर स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक ना। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, इसको इसकी बहुत ही हाई होती है, तो इसको हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन भी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमारे ये 4 इंपॉर्टेंट थे, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन हेड एंड डिस्चार्ज, एंड फाइनली स्पेसिफिक स्पीड। तो इनके क्लासिफिकेशंस के आधार पर हम लोगों ने देख लिए कि प्रोपेलर और कैप्लन टरबाइन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, प्रोपेलर और कैप्लन में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोपेलर और कैप्लन एक ही टरबाइन होती है, एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है ये जो रनर वेंस है इनकी पोजीशन पे। अगर इनकी पोजीशन हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, इनमें किसी तरह का कोई बदलाव ना हो, तब इस टरबाइन को हम लोग कहते हैं प्रोपेलर टरबाइन। बात समझ में आ रही है। प्रोपेलर टरबाइन कब होगा, जब ब्लेड जो है, जो वेंस है, वो एडजस्टेबल नहीं हो, बिल्कुल क्या हो, अपनी जगह पे फिक्स हो। ठीक है। लेकिन यदि ये ब्लेड एडजस्टेबल हैं, इनके एंगल में हम बदलाव कर सकते हैं, तब इसी टरबाइन का नाम क्या बन जाता है, कैप्लन टरबाइन। अब ऐसा क्यों किया गया भाई, एक जगह ब्लेड को फिक्स रखा गया और एक में एडजस्टेबल ब्लेड क्यों दिया गया। ठीक ना। ब्लेड को एडजस्ट करने से क्या होता है, दो ब्लेड्स के गैप को हम कम और ज्यादा कर पाते हैं, जिससे हमारा जो फ्लो हो रहा है वो कम और ज्यादा हो पाता है। बात समझ में आ रही है। अब मैंने पहले ही बताया है कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन है उसका किस लिए यूज करते हैं, बेस लोड के लिए। पहले ही बताया ना, किसके लिए यूज करते हैं, पीक लोड के लिए हम लोग गैस टरबाइन यूज करते हैं, पीक लोड के लिए गैस टरबाइन, और बेस लोड के लिए हाइड्रो पावर प्लांट का यूज करते हैं। अगर किसी शहर की जो डिमांड है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर किसी शहर की मिनिमम डिमांड 100 मेगावाट है, सुबह से शाम 24 घंटे में कभी भी 100 मेगावाट से अगर नीचे नहीं आ रहा है, तो ये 100 मेगावाट क्या बन गया, बेस लोड बन गया। यानी ये तो 24 घंटे रहता है, ये कम नहीं होता, इस रेंज में हमेशा चलते रहता है, तो ये हमारा क्या है, बेस। पीक लोड का मतलब है जैसे इवनिंग में सारी जगह लाइटें क्या हो गई, जल गई, तो उस समय लोड, बेस लोड तो रहे था ही 100 मेगावाट, लेकिन शाम को क्या हुआ, शहर में लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए 10 मेगावाट की खपत क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब शाम के समय अगर हमें लाइट की व्यवस्था करनी है तो ये 100 मेगावाट प्लस 10 मेगावाट की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। अब हम इस 10 मेगावाट को कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए हम गैस पावर प्लांट, क्योंकि गैस पावर प्लांट क्या है, सडनली आप उसको अचानक से स्टार्ट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत क्या कर सकते हैं,
बंद कर सकते हैं। तो जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई तो उसको फिर से हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये पीक लोड 100 प्लस 10 110 मेगावाट क्या हो गया हमारा, पीक लोड हो गया। तो पीक लोड के लिए हम गैस टरबाइन का यूज़ करते हैं, ठीक ना, क्योंकि गैस टरबाइन को हम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं और तुरंत ऑफ कर सकते हैं। स्टीम टरबाइन के साथ ऐसी संभावना नहीं है। स्टीम टरबाइन को स्टार्ट करने में कम से कम 1 दिन का समय लग जाता है। अगर स्टीम टरबाइन को स्टार्ट करनी है तो पहले आपको बॉयलर को ऑन करना होगा, और बॉयलर को ऑन करने में 1 दिन 24 घंटे का समय लग जाता है, ठीक ना, ताकि वो उस टेम्परेचर तक पहुंचे उसके लिए 1 दिन तक उसमें समय लगता है। तो उसको हम पीक लोड के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये जो सिस्टम है हमारा बेसिकली किसके लिए यूज होता है, बेस लोड के लिए। बेस लोड में भी 2 चीजें होती हैं, फुल लोड एंड पार्ट लोड। फुल लोड एंड पार्ट लोड। फुल लोड और पार्ट लोड का क्या मतलब है, मान लीजिए ये जो टरबाइन डिजाइन हुई है वो 10 मेगावाट के लिए डिजाइन हुई है, ठीक है। जब इसको हम ऑपरेट कर रहे थे तो इसके ऊपर लोड 6 मेगावाट ही है। किसी रीजन से लोड क्या हो गया, कम हो गया, और इसको डिजाइन कितने के लिए किया गया है, 10 मेगावाट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जब 10 मेगावाट के लिए डिजाइन किया गया है तो डिस्चार्ज भी जो होगा वो 10 मेगावाट के हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। लेकिन अब जरूरत कितने की है, 6 मेगावाट। 6 मेगावाट को हम कहेंगे पार्ट लोड, यानी फुल लोड से जो नीचे वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट लोड। अब पार्ट लोड पे हमें चलाना है, 6 मेगावाट के लिए चलाना है। बात समझ में आ रही है? तो पानी का फ्लो अगर हम उतना ही रखेंगे तो जनरेट कितना करेगा, 10 मेगावाट। यानी अगर आपका टरबाइन प्रोपेलर होगा तो वहां ब्लेड एडजस्टेबल है नहीं, एंगल क्या है, फिक्स। तो फ्लो अभी भी 10 मेगावाट के हिसाब से होगा, तो कुछ ना कुछ आपका क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ब्लेड एडजस्टेबल है तो आप उसके एंगल को एडजस्ट करके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए पार्ट लोड पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कैप्लन की, क्योंकि कैप्लन के ब्लेड क्या हैं, एडजस्टेबल हैं, जबकि प्रोपेलर के ब्लेड एडजस्टेबल नहीं है। अगर वो 10 मेगावाट की तो 10 मेगावाट हमेशा जनरेट करेगी, भले ही आपका खर्च 8 मेगावाट हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैप्लन में ये सुविधा है कि आप ब्लेड को एडजस्ट करके पावर को कंट्रोल कर सकें, ठीक ना। तो पार्ट लोड पर किसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, कैप्लन टरबाइन की। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। बेसिकली आपने देखा कि मैक्सिमम वही चीजें हैं जो हमने रिएक्शन टरबाइन के लिए पढ़ी थी या फिर फ्रांसिस टरबाइन के लिए पढ़ी थी, क्योंकि ये भी क्या है, एक रिएक्शन टरबाइन ही है। तो सारी बनावट, सारी डिजाइन बिल्कुल किसके जैसी हैं, आपकी फ्रांसिस और कहें रिएक्शन टरबाइन की जैसी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये लो हेड पे काम करता था, जबकि फ्रांसिस किस पे काम करता था, मीडियम हेड पे काम करता था। वो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड चलता था और ये हाई स्पेसिफिक स्पीड पर काम करता है। क्लियर है इन चीज़? ठीक है। देखते हैं हम लोग यूनिट क्वांटिटीज, ये अपना आपका अगला टॉपिक है। सारे टरबाइंस को पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या देखना है, यूनिट क्वांटिटीज। सबसे पहले समझना है कि यूनिट क्वांटिटीज हैं क्या और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करें एक टरबाइन उत्तराखंड में कहीं लगी हुई है, ठीक ना, और उसी टरबाइन को हम क्या ले जा रहे हैं, किसी दूसरे जगह उत्तराखंड के एक साइड से खोल करके और कहाँ लेके चले गए, किसी दूसरे साइड पर लेके चले गए। क्लियर है? अब वहाँ पर एक साइड पे मान लीजिए उसको 150 मीटर का हेड मिल रहा था, और जब हम दूसरे साइड पर ले गए तो वहाँ 140 मीटर का ही हेड उपलब्ध था, ठीक ना। तो दोनों के परफॉर्मेंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे कि यहाँ से जब वो उसको हेड 150 के बाद 140 मीटर मिलेगा तो उसके परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी टरबाइन की परफॉर्मेंस को वैरिंग कंडीशन में, अलग अलग जो कंडीशन चेंज हो रहे हैं उसमें उसके परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए हम किसकी स्टडी करते हैं, यूनिट क्वांटिटीज की। ठीक है? अब यूनिट क्वांटिटीज में 3 लोग हैं, यूनिट पावर, यूनिट स्पीड और यूनिट डिस्चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो मकसद यूनिट क्वांटिटीज का क्या है, यूनिट का मतलब क्या, यूनिट हेड के लिए सब कुछ निकाल लेना।
हमें पता है कि यहाँ पर हमारी टरबाइन साइट नंबर 1 पे जो हमारी टरबाइन है उसको 150 मीटर के हेड पे काम करना था, ठीक है। तो 150 मीटर के हेड पे वो कुछ पावर जनरेट कर रही होगी। तो हम ये देखेंगे कि यूनिट पावर यानी 1 किलोवाट के लिए कितने हेड की रिक्वायरमेंट है। और जब उसी टरबाइन को हम उस साइड से उठाकर कहाँ लेके चले गए, किसी दूसरे साइड पर, तो वहाँ की कंडीशन क्या होगी, अलग होगी, सेम तो होगी नहीं। यहाँ का मैंने बताया कि आपका हेड 150 मीटर था, हो सकता है कि वहाँ 150 से ज़्यादा हो या फिर 150 से कम हो। तो जब ये कंडीशन में चेंज आया तो टरबाइन के परफॉर्मेंस में क्या चेंज आएगा, इसको समझने के लिए ही हम क्या करते हैं, यूनिट क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, ताकि साइट 1 पे टरबाइन की कंडीशन और साइट 2 पे टरबाइन की कंडीशन को आपस में क्या कर सकें, हम कंपेयर कर सकें। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, यूनिट क्वांटिटीज की। और यूनिट क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास 3 यूनिट क्वांटिटी हैं। पहला है यूनिट पावर, दूसरा है यूनिट स्पीड और तीसरा है यूनिट डिस्चार्ज। क्लियर है। तो इनके बेसिस पे ही हम स्टडी करते हैं। यूनिट पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर अपॉन हेड का पावर 3/2। इन सभी का डेरिवेशन है, इन सभी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज टॉपिक ये काफी लंबा हो जाएगा। तीनों का डेरिवेशन इजीली किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, 2-2 पेज में इनको डिराइव किया जा सकता है कि ये रिलेशन कैसे आता है, यूनिट पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं और यूनिट डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब इनको यूज कैसे करेंगे, इनको यूज कैसे करना है। अगर ये हमारा यूनिट पावर है या यूनिट स्पीड को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम यूज करेंगे N1 अपॉन रूट अंडर H1 इज इक्वल टू N2 अपॉन रूट अंडर H2। ये 1 के लिए हो जाएगा और ये 2 के लिए हो जाएगा। ठीक ना। एक साइड से जब दूसरे साइड पे ले गए तो फर्स्ट साइड पे आपको आरपीएम मालूम था और हेड मालूम था। जब दूसरे साइड पे गए तो वहां का जो भी हेड है वो डाल देंगे और वहां से वहां हम क्या निकाल सकते हैं, वहां का आरपीएम निकाल सकते हैं कि वहां टरबाइन का आरपीएम क्या होगा। इस तरीके से हम अलग अलग, और इस पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं दो टरबाइन को कंपेयर करने के लिए। यहां से सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आता है और सिंपली डायरेक्टली इस पे पुट करेंगे और वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक ना। इसमें 3 वैल्यूज आपको नोन रहेंगी और एक वैल्यू आपको कोई ना कोई निकालनी रहेगी। क्लियर है। यूनिट क्वांटिटी को समझने के लिए हमारे पास टोटल कितनी यूनिट क्वांटिटी है, 3। ठीक है। इनका यूज कैसे करना है ये चीज समझते हैं पहले, और यूनिट क्वांटिटीज ही क्यों निकाली गई ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास एक टरबाइन है, ठीक ना, और ये टरबाइन 150 मीटर हेड पे काम कर रही है। ठीक है। और 150 मीटर हेड पे काम करके 10 मेगावाट पावर जनरेट कर रही है, या फिर मान लें तो इलेक्ट्रिकल यूनिट में हो गया किलोवाट। ठीक ना। मैकेनिकल यूनिट में हमने ले लिया 10 किलोवाट पावर जनरेट कर रही है। तो हम लोग बचपन में 5वीं क्लास में एक एक नियम पढ़ते आए हैं कि 10 रुपए में 1 दर्जन केला मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, 1/10। हाँ जी, 10 रुपए में 1 दर्जन केला मिल रहा है, तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, 12/। तो हम इसको वहां पे याद कीजिए, एक एक नियम पढ़ते थे। इसका नाम क्या था, एक एक नियम था। यानी हमेशा किसके लिए निकालना है, 1 की वैल्यू निकाल लेनी है। सेम 1 की वैल्यू क्या है, ये यूनिट क्वांटिटीज है। वही एक एक नियम ही है यहां, और कुछ भी नहीं है। अब ये टरबाइन 150 मीटर हेड पे कितना पावर जनरेट कर रही है, तो अगर इसको हम 1 यूनिट हेड दे तो कितना पावर जनरेट करेगी। बात समझ में आ रही है। 10/150, बात समझ में आई। तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट पावर। क्लियर है। अब देखें, अब इसी टरबाइन को यहां से निकाल करके दूसरे साइड पर लगा दिया गया। अभी दूसरे साइड पर जो अवेलेबल हेड था वो
120 मीटर था, ठीक ना? कितना था? 120 मीटर। आपको पता है कि 1 मीटर के हेड पे ये कितना पावर जनरेट करेगी, पता है ना? अब आपके पास कितना हेड है? जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि 1 दर्जन केला 10 रुपए का है, तो 1 केले का रेट निकाल लिया, 12/10, 1 केले का रेट है। अब किसी को 10 दर्जन खरीदना है, 100 रुपए का केला खरीदना है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आपको कितना लेना है? आपको 1 का निकल गया, और आपको कितने के लिए निकालना है? 120 के लिए निकालना। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग यूनिट क्वांटिटी पढ़ते हैं, यूनिट स्पीड पढ़ते हैं कि हेड को कितना कर दिया जाए, 1 मीटर, तो टरबाइन की स्पीड कितनी होगी। अगर डिस्चार्ज को क्या कर दिया जाए, यूनिट डिस्चार्ज कर दिया जाए, यूनिट हेड कर दिया जाए, तो टरबाइन का डिस्चार्ज कितना होगा। तो ये तीनों ही क्वांटिटीज हम लोग किसके लिए निकालते हैं? यूनिट हेड के लिए। और हर जगह एक चीज को कांस्टेंट रखते हैं, और वो है हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब हमको यूनिट पावर निकालना होता है तो हम कहते हैं इट इज द पावर ऑफ अ गिवन टरबाइन। किसी भी गिवन टरबाइन का पावर, ठीक ना, अंडर यूनिट हेड एंड ओवरऑल एफिशिएंसी इज कांस्टेंट। 1 मीटर के हेड पे वो कितना पावर जनरेट करना, ये वैल्यू जो हम निकालते हैं, यही क्या होता है हमारा यूनिट पावर। सिमिलरली अगर यूनिट स्पीड को डिफाइन करना है तो हम लोग कहते हैं इट इज द स्पीड ऑफ अ गिवन टरबाइन। कब? जब हेड को कितना लिया जाए, 1 मीटर, और ओवरऑल एफिशिएंसी को क्या रख दिया जाए, कांस्टेंट। तो 1 मीटर के हेड पे टरबाइन की स्पीड क्या होगी, वही क्या हो जाएगा हमारा यूनिट स्पीड, यूनिट क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका है। सिमिलरली हम डिस्चार्ज निकालते हैं, जब हम हेड को कितना रखें, 1 मीटर। अब जैसे यहां डिस्चार्ज है, ठीक ना, 100 मीटर क्यूब, किसी टरबाइन का डिस्चार्ज कितना है, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज है। और हेड कितना था, मान लो हेड था 60 मीटर, इतना डिस्चार्ज हो रहा था 60 मीटर के हेड पे। तो जब डिस्चार्ज कितना हो, 1 मीटर, तो कितना होगा, 60/100। यही क्या दे देगा हमें, अब ये 60 क्या हो गया, सॉरी 100/60, तो यूनिट हेड के लिए निकल जाएगा। यानी जब हेड 60 मीटर था तो डिस्चार्ज कितना था, 100 मीटर क्यूब, ठीक ना। तो जब हेड कितना हो गया, 1 मीटर, तब कितना होगा, इट विल बी 100/60, तो 1 मीटर के लिए निकल गया। अब हमको पता है कि 1 मीटर पे इतना डिस्चार्ज है। अब इस टरबाइन को ले जाया गया दूसरे साइड पे, जहां पे 65 मीटर है, हेड कितना है, अब हमको 1 मीटर का मालूम है तो हम 65 मीटर का बता सकते हैं ना कितना होगा। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट क्वांटिटी, ताकि किसी टरबाइन के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकें। कब कंपेयर करेंगे, जब सिचुएशन चेंज हो जाए।